चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है भूकंप का। कल मैंने जो है आप लोगों को बताया था प्लेट विवर्तन की, बताया था प्लेटों का प्लेट आपस में कैसे टकराती हैं। कल मैंने उसकी चर्चा की थी और आज हम भूकंप के बारे में बताएंगे। ठीक है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप का निर्धारण कैसे होता है और विश्व में भूकंप कहाँ आते हैं और भारत में भूकंप कितने जोन हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा उससे पहले हम और चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा भूकंप को समझना। ठीक है, भूकंप क्या होता है। भूकंप का भी झटका आप लोग दिल्ली में महसूस भी किए होंगे। कोरोना काल में 3-4 बार भूकंप आ भी चुका है। तो देखा होगा कंपन होता है तो धरती पूरी हिल जाती है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा फोर्स है जो पूरी पृथ्वी को हिला दे रहा है। वास्तव में जो पूरी पृथ्वी को हिला दे रहा है, इसका मतलब है कोई फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है जो पृथ्वी के अंदर लगता है। ठीक है, तो अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए हैं कि भूकंप कैसे आता है। ठीक है ना, अभी इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि भूकंप जो है ये अगर आता कैसे, तो ये तो पता है, लेकिन भूकंप कैसे जो है आने से पहले जानकारी उसकी इकट्ठा नहीं हो पाती है। कि अगर ये पता चल जाए कि 10 मिनट बाद भूकंप आने वाला हो तो सबको बचाया जा सकता है और सबको घर से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए भूकंप का भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है अभी तक। ठीक है ना, थोड़ा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये मैंने एनसीईआरटी से निकाला है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। इसे लिखा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों से में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। मैंने बताया था कल वाले क्लास में कि प्लेटें क्या होती हैं, आपस में घूमती रहती हैं। और किसके कारण से? पृथ्वी की संवहन तरंगों के कारण। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मैंने बताया था कल आपको, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी में दिखाया गया कैसे जो है वृत्ताकार घूमता रहता है। तो ये जो है वहाँ पे मैंने कल दिखाया था ना कि आपको कैसे वो संवहन तरंगें निकलती हैं और वृत्ताकार घूमती रहती हैं। ठीक है ना, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है ना, इसके बाद प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। याद रखना, पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों तरफ फोर्स लगते हैं तो उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, वही तो एक को कहते हैं अंतर्जात बल, एक को कहते हैं बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर हम कहें इसको डिफाइन कैसे करना है तो इसके बारे में भी धीरे धीरे जब समझाएंगे तो भी अभी आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो पृथ्वी के अंदर जो है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर दो तरह के फोर्स लगते हैं। ठीक है ना, एक होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। ठीक है ना, तो अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल कैसे होता है, अभी सबको हमें एक एक करके डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है क्या कह रहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं उन्हें, ठीक है, कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, या भूस्खलन, ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी की अंतर्जनित गतियां हैं। ठीक है ना, आंतरिक क्षेत्र में लगने वाले जो है बल उनको कहते हैं। ठीक है, जबकि क्या कह रहा है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अंतर्जनित बल अभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। आकस्मिक गति मतलब ये होता है कि इनके आने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, या कभी भी आकस्मिक रूप से आ जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल। कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से। जब पर्वतों का निर्माण होता है, जब प्लेटें मूवमेंट करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। अब यहाँ देखो दिया हुई है
कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानियां होती हैं। जब भूकंप और ज्वालामुखी आता है तो हमारी पृथ्वी पर अनेक तरह के भूकंप और उससे नुकसान होता है और हमारा जो है पृथ्वी पर अलग अलग कई तरह के जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम में आपको समझाया गया है जिससे आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में ये मैप दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा है पृथ्वी की गतियाँ, एक होता है अंतर्जनित बल, एक होता है बाह्यजनित बल। जो पृथ्वी के, ध्यान देना बेटा सब लोग, जो पृथ्वी के अंदर लगता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःजनित बल, और जो पृथ्वी के बाहर लगता है उसे क्या बोलते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल दो प्रकार का होता है, एक आकस्मिक बल होता है। आकस्मिक बल ये होता है जो तुरंत उत्पन्न होता है, जैसे आकस्मिक बल में क्या क्या आता है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूकंप ज्वालामुखी जब आता है तो पता नहीं चल पाता है, अचानक विस्फोट हो गया या भूस्खलन अचानक हो जाता है या फिर जो है भूकंप अचानक आ जाता है, तो ये सब क्या है, आकस्मिक बल है, कभी भी आ सकते हैं, इनका कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है। और अगला है पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल वो होता है कि जब प्लेटें मूवमेंट करती हैं तो उससे वलन पर्वत का क्या हो जाता है, निर्माण। तो लिखा है या पर्वत निर्माणकारी बल लिखा हुआ है। आप समझ में आपको आ गया होगा पूरी बात, ठीक है। तो याद रखना कि पटल निरूपण बल भी क्या है, धीमी गति का बल है जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में लगता है। देखो आकस्मिक बल है, क्यों, क्योंकि प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होती हैं और जब वो मूवमेंट करती हैं तो उसी से क्या होता है, वलित पर्वत का या पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना ये धीमी गति से चल रहा, तो जो धीमी गति से चले और आकस्मिक बल उत्पन्न करें उसी को कहते हैं अंतर्जनिक बल कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अब जो है बहिर्जनित बल क्या होता है। तो बहिर्जनित बल जो होता है जो पृथ्वी के ऊपर लगे, सतह पर लगता है, उसे क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ये कैसे होता है, अपर्दन और निक्षेपण से। अपर्दन और निक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ टूट जाए, अपक्षय, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे तो अपर्दन, जहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाए उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण। तो इसके जो पृथ्वी के ऊपर बल कौन लगाता है जिससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो नदियाँ। जब नदियाँ बहती हैं या बहता जल, ये नदियाँ या बहता जल जो होता है ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर बल लगाते हैं और पृथ्वी के ऊपरी भाग में परिवर्तन करते हैं। जैसे भूकंप करता है बल, भूकंप भी एक बल है, उसी तरह से बहता पानी भी एक क्या है, बल है जो पृथ्वी के ऊपर बहता है और तरह तरह के फोर्स उत्पन्न करता है और पृथ्वी पर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके अलावा पवन भी एक फोर्स है कि नहीं है। धूल कण को एक जगह से उड़ा ले जाती है। अभी चक्रवात आया है, देखिए कितना स्पीड में चक्रवात आया है और पूरे पृथ्वी को जो है, पूरे पेड़ पौधों हर चीज़ को उड़ा ले जा रहा है। समुद्री तरंगे भी एक फोर्स होती हैं जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर लगती हैं। और हिमनद जो बड़े बड़े हिमालय के जो बर्फ़ के क्षेत्र होते हैं वो भी जब बहते तो भी फोर्स लगता है उनका भी, ठीक है। चाहे नदी हो, चाहे पवन हो, चाहे समुद्री तरंगे हो, चाहे हिमनद हो, ये सब क्या है, ये सब बहिर्जनित बल है, एक्सोजेनिक फोर्स कहलाते हैं। और जो आंतरिक क्षेत्र होता है उसे क्या कहेंगे, आंतरिक बल कहते हैं। जैसे आपका आकस्मिक बल हो गया और पटल विरूपण बल हो गया। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ना है हमें वो भूकंप के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आज हम भूकंप के बारे में इसको जानेंगे अच्छे से, भूकंप होता कैसे है और कैसे इसको हम नापते हैं, इसकी चर्चा हम आज आपसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ जो मैंने आपको समझाया है इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है, अगर आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसको समझ पाना बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। कि जब पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में, बहुत सिंपल है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जो बल लगता है उसे जो है अंतर्जनिक बल कहते हैं। और जो पृथ्वी के बाहरी लगता है उसे क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ऊपर अगर कोई बल लगता है तो वो बहिर्जनित, आंतरिक क्षेत्र से कोई बल उत्पन्न होता है तो अंतर्जनित बल कहते हैं। तो एक तो हो गया पटल विरूपण बल, जैसे प्लेटें चलती हैं तो पर्वत निर्माण होता है। और आकस्मिक बल जिसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आते हैं, ये है जो है, इनको हम क्या कहते हैं, आकस्मिक बल कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा, इसमें आप भूलिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है भूकंप, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अर्थक्वेक का आपको मैंने अभी बताया
कि अर्थक्वेक को भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, किसी भी कीमत पर अभी भविष्यवाणी इसकी नहीं होती है। तो जैसे लिखा है कि भूकंप भूपटल की, इसकी परिभाषा लिखी है कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होते हैं। कहीं पर कोई भी चट्टानों में लचीलापन हो जाए या चट्टानें टूट जाएं या कोई कंपन आ जाता है तो उसी से भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये परिभाषा दी गई है। अब आते हैं कि भूकंप के कारण क्या है। ठीक है, भूकंप के क्या कारण है? तो भूकंप के दो कारण है, प्राकृतिक कारक भी है और मानवीय कारक भी होते हैं। ठीक है, दो तरह से भूकंप आ सकते हैं। ये मत समझना कि मानव जिम्मेदार नहीं है, मानव भी जिम्मेदार है, लेकिन मानव द्वारा जब भूकंप उत्पन्न होते हैं उनकी गति क्या होती है, बहुत कम होती है, उनकी गति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो भूकंप प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होते हैं उनका क्या होता है, उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है और उनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना है हमें। तो एक तरह हो गया भूकंप के बल प्राकृतिक कारक, एक हो गया मानवीय कारक। ठीक है, अगर अब हम बात करें भूकंप के प्राकृतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहला है प्लेटों की गतिशीलता। ठीक है, प्लेटों की गतिशीलता ये है, इसके कारण भूकंप आते हैं। अगर प्लेटें आपस में मूव करती हैं तब आपको पता होगा कि इसी कारण भूकंप आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये कैसा कारण है, प्लेटों की गति कोई प्राकृतिक कारण है, कोई मानव प्लेटों की गति तो करा नहीं सकता है। ठीक है ना, तो प्लेटों की गति उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है आपका क्या, प्लेटों की गतिशीलता। दूसरा ज्वालामुखी क्रिया। जब ज्वालामुखी आता है तो जब मैग्मा निकलता है तो वो चोट मारता है धरातल पर, तो उससे धरातल हिलने लगता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया से भी भूकंप आते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तब भी फोर्स उत्पन्न होता है और उससे भी भूकंप आते हैं, लेकिन उसकी गति बहुत कम होती है। अगला है भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन के कारण भी भूकंप आते हैं। जैसे अगर ये पहाड़ है, अब पहाड़ से अगर मान लो यहाँ से भूस्खलन होता है और मिट्टी कट के नीचे गिरती है, जब नीचे गिरती है तो जहाँ पे गिरती है वहाँ पे क्या होता है, तेजी से बल उत्पन्न होता है और भूकंप आ जाते हैं। तो पहाड़ों पे भूकंप आने में इनका योगदान होता है, किसका, भूस्खलन का योगदान माना जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो हमारे यहाँ प्राकृतिक कारण ज़्यादा जिम्मेदार है भूकंप के लिए और मानवीय कारण कम जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन मानवीय कारण से भूकंप आते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं मानवीय कारणों में। नंबर 1 है परमाणु परीक्षण विस्फोट। परमाणु परीक्षण विस्फोट जब होता है तो उसके कारण भी भूकंप आते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु जब परीक्षण होता है तो बहुत देखा होगा, एक परमाणु मूवी आई थी अभी जान इब्राहिम की, तो उस मूवी में दिखाया गया है कि जब परमाणु परीक्षण होता है तो कैसे पूरी धरती हिलने लगती है, क्योंकि फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बल बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे पृथ्वी पूरी क्या होती है, हिलने लगती है। तो ये मानवीय कारण हुआ। बम विस्फोट के कारण भी हमारे यहाँ भूकंप आते हैं और ये अमेरिका में, ब्रिटेन में, यहाँ पर चाहे रसिया में, चाहे हमारे देश में जब भी परमाणु परीक्षण हुआ है तो भूकंप उत्पन्न होते हैं। दूसरा है बांध का टूटना। जो बांध होते हैं, पानी के बांध होते हैं, जब वो पानी के बांध जो टूट जाते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से नीचे गिरता है और आसपास क्या होता है, भूकंप उत्पन्न कर देता है। तो बांध का टूटना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा खनन क्षेत्रों में बम विस्फोट, जैसे खनन क्षेत्रों में पहाड़ को तोड़ने के लिए बम लगाते हैं और बम से उसको उड़ाते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों क्षेत्रों जब बम लगा के उसको उड़ाते हैं तो खनन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बम विस्फोट से आसपास की धरती हिलने लगती है और भूस्खलन आ जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, भूकंप आता है। अगला है भूस्खलन। भूस्खलन मानव द्वारा भी आता है। कैसे आता है, मानव कैसे भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, इसीलिए मैंने भूस्खलन दोनों तरफ लिखा है, मानवीय कारणों में भी और प्राकृतिक कारणों में भी। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, अब पहाड़ पे अगर यहाँ पे काट के रोड बनाना है तो हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन लगा के पहाड़ को काटते हैं। तो जब पहाड़ को काटते हैं तो यहाँ तक पहाड़ तो कट गया, अब ये नया रास्ता बन गया। ठीक है, अब ये नया रास्ता बन के तैयार हो गया। ठीक है ना,
ध्यान से देखना, ये कोई पहाड़ है और ये मैंने काट दिया। अब ये जो है यहाँ रास्ता जब बन गया तो ये वाला पहाड़ी कमजोर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और जब ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण पड़ेगा तो ये पहाड़ी टूट के नीचे गिर जाएगी, और जब नीचे गिरेगी तो जहाँ पे गिरेगी वहाँ धरातल क्या करेगी, धरातल में कंपन उत्पन्न कर देगी, तो वहाँ पे भी भूकंप आते हैं। तो मानवीय कारण भी भूकंप का है और प्राकृतिक कारण भी भूकंप का है। दोनों कारण भूकंप के आने के लिए दोनों कारण जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप। अब क्या कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों सिस्मिक वेव्स का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी, उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। विज्ञान का जहाँ अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। आगे क्या कह रहा है कि जिस जगह से भूकंप बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप या फोकस कहते हैं, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, अभी मैं दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो जहाँ क्या है कि जहाँ भूकंप कंपन प्रारंभ होता है, भूकंप कंपन जहाँ प्रारंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप मूल फोकस कहते हैं। और जहाँ भूकंप केंद्र सबसे पहले भूकंपीय लहरें पहुँचती हैं उसे क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, देखो ये मैप बना हुआ है ये समझाने के लिए। देखो यहाँ पर दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो ये है आपका भूकंप मूल फोकस सेंटर है, और यहाँ से एल तरंगे ऊपर जाती हैं। कौन तरंगे आती हैं, एल तरंगे आती, जब ऊपर आती हैं तो आसपास भूकंप आ जाएगा। ये भूकंप लहरें हैं जो पूरे दिशाओं में फैल गई हैं। तो जहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ उसे मूल स्थान कहते हैं, और जहाँ भूकंप पहली बार आकर के अटैक किया सबसे ऊपर धरातल पर, जहाँ और ये सबसे नुकसानदायक यही होता है एल तरंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर, भूकंप केंद्र कहते हैं या एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, अब आपको याद रहेगा। तो भूकंप तरंगे हैं, ठीक है, ये सब भूकंप तरंगे हैं जो ऐसे ही पृथ्वी पर बढ़ती हैं और हर जगह पे कंपन उत्पन्न करती हैं। जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ, तो कभी कभी देखा होगा पेपर में क्या आता है कि इसका सेंटर कहाँ था, तो कभी आता है कि इसका सेंटर हिमालय में था, कभी इसका सेंटर नेपाल में था, कभी कहा जाता है उसका सेंटर वहाँ था, कभी कहते हैं यहाँ था। तो सेंटर मतलब क्या हुआ, यही एपी सेंटर हुआ जिसकी चर्चा बार बार की जाती है। याद रहेगा। अब कभी भूकंप आएगा तो देखा पेपर में लिखा होता है कि इस भूकंप का सेंटर कहाँ पे था। ठीक है, तो यह बात याद रखना कि भूकंप का सेंटर कहाँ पे था। ठीक है ना, अब ये याद रहेगा सबको। फिर क्या कह रहा है, भूकंप के दौरान भूकंप मूल फोकस से ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ये देखो, इसे को प्रत्यास्थ ऊर्जा या फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, जो ऊर्जा ऊपर आती है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला जो ये ऊर्जा ऊपर आ रही है, ये वाली ऊर्जा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे, भूकंप के दौरान पृथ्वी के कई प्रकार के लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें या जो है सिस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। सबकी चर्चा मैं करूंगा। ये वाला मैप आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि भूकंप का जो है मूल कहाँ होता है उसे फोकस कहते हैं, और जहाँ भूकंप पहली बार जाके अटैक करता है धरातल पर उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, अब बच्चों इसको बिल्कुल मत भूलना। ठीक है ना, याद रहेगा। ये एक मैप और बनाया गया है, अभी दिखाता हूं मैं, पहले उसको दिखा देता हूं तब आपको समझाता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा है उद्गम केंद्र। यह वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र यही होता है। ये है आपका फोकस, और जहाँ पहली बार आके अटैक किया, देखो यहाँ अटैक पहली बार किया, देखो यहाँ पे छोटी तरंगे हैं, यहाँ अटैक पहली बार किया ऐसे ऊपर आकर के, तो इसको क्या कहेंगे, अधिकेंद्र या एपी सेंटर। और ये प्लेट सीमा है, ये प्लेटों की सीमा है, ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और जो ऐसे घूम रहा है देखो सफ़ेद कलर का,
ये क्या है, भूकंप तरंगे। देखो लिखा भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, देखो ऐसे ही यही तरंगे हमसे ऐसे हमारे, जैसे मान लिया अब हमारा घर यहाँ है, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे अब हमारा घर यहाँ है, अब भूकंप तरंगे आएंगी तो हमारे घर को यह ई वाली तरंग क्या करेगी, हमको हिला के आगे निकल जाएगी। कभी आप लोग तालाब गए होंगे गाँव में, और तालाब, ध्यान समझना, तरंगों समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये तालाब है कोई, आप लोग गांव गए होंगे कभी, तो तालाब में ईंटा जरूर मारा होगा, ये तो सब लग किए होंगे गांव में। जब ईंटा आपने फेंका, यहाँ आप यहाँ हैं, ईंटा आपने यहाँ से फेंका तो बीच में ईंटा गिरा, देखा होगा जो जहाँ ईंटा गिरता है वहाँ लहरें उत्पन्न होती हैं, और लहरें चारों दिशाओं में ऐसे होते 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 पूरे तालाब में जा करके और किनारे पे बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। सेम कंडीशन क्या है, भूकंप का है। भूकंप जहाँ उत्पन्न होगा, तरंगे समान गति से चारों दिशाओं में बढ़ती हुई चली जाएंगी और सबको प्रभावित करेंगी। तो जो भूकंप जब आता है तो जो सबसे नज़दीक होगा वहाँ नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन दूर नुकसान क्या होगा, कम होगा। अगर आप अभी लोग लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग गांव में हो, तो आसपास कोई तालाब, उसमें एक ईंटा मार के देखना, बीच में फेंक के देखना, जहाँ आप ईंटा गिरता है देखो वहाँ लहरें ज़्यादा ऊँची होती हैं, पानी की लहरें, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे लहरें क्या होती हैं, कम होती चली जाती हैं। तो जहाँ दूर जो होगा वहाँ नुकसान कम होगा, लेकिन जो पास होगा वहाँ नुकसान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए जहाँ पर भूकंप के केंद्र होते हैं वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो 3 तरह से भूकंप आते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कल क्लास में कि यह है, देखो 2 प्लेटें हैं, जब 2 प्लेटें आपस में लड़ती हैं तो अंदर का मैग्मा ऊपर आ जाता है, ठीक है, दरार के ऊपर आ जाता है और फैल जाता है, ठीक है। तो ये क्या, सॉरी 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे क्या होगा, ये मेंटल का है, ये 2 प्लेट टकरा रही हैं तो इससे भी भूकंप आते हैं। तो पृथ्वी में सबसे अधिक भूकंप इसी तरीके से आते हैं, इसी ऐसे ही प्लेट के अभिसारी सीमा के सहारे आते हैं, ठीक है। दूसरा है अपसारी सीमा, यहाँ प्लेटें दूर भाग रही हैं तो इससे भी भूकंप आते हैं, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है इस भूकंप की। और सबसे विनाशकारी भूकंप ऐसे आते हैं, एक ही प्लेट है और वो टूट के 2 भागों में बट गई, तो अलग अलग तरीके से मूव कर गई, और जब अलग तरीके से मूव कर जाती है तो यहाँ पे जो भूकंप आता है तो वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप माना जाता है। तो इसलिए आप लोग याद रखना कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूकंप आने के क्या कारण, तो आप ये सब मैप बना करके वहाँ पर आप दिखा सकते हैं प्लेटों की गति को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आपके अंदर समझ है बिल्कुल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब आते हैं भूकंप की लहरों, भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं कि भूकंपीय तरंगें कितनी होती हैं और कैसे कैसे वो तरंगें काम करती हैं। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो लिखा है प्राथमिक या संपीड़ात्मक या पी तरंगे, इन्हें प्राइमरी तरंगे कहते हैं या कंप्रीसीजनल तरंगे भी कहते हैं, सीजनल वेव्स भी कहते हैं, तो इसलिए इनको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो ये पी तरंगे होती हैं, ये सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। जब कभी भूकंप आता है तो सबसे पहले तरंग कौन उत्पन्न होगी, पी तरंग उत्पन्न होगी। पी तरंग के बाद एस तरंग उत्पन्न होती है और एस के बाद एल तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि जो पी तरंगे होती हैं ये भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक वेग वाली होती हैं, इनका वेग सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि सबसे ज़्यादा वेग किस तरंग का होता है, तो एल पी तरंगों का होता है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये 1 सेकेंड में 8 से 14 किलोमीटर तय करती हैं। कभी कभी 8 किलोमीटर, कभी 2, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 13, कभी 14 किलोमीटर तक ये तरंगे जो है मूव करती हैं, 1 सेकेंड में मूव कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक वेग वाली होती हैं जो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं। ये सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। जहाँ पे भूकंप की जोन का सिस्मो हम नापते हैं गहनता, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन तरंग पहुँचती है, पी तरंगे ही पहुँचती हैं। पी तरंगों के बाद ही जो है कोई और तरंगे वहाँ पहुँच पाती है, नहीं तो वहाँ पे और कोई तरंगे पहुँच नहीं पाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है वो पी ही तरंग पहुंचती है। जहाँ जब भूकंप उत्पन्न होता है सबसे पहले पी तरंगे ही उत्पन्न भी होती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनकी गति कितनी है ये भी आप याद रखना, गति भी पूछा जाएगा। ये तरंगे ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती हैं। ये तरंगे पृथ्वी की तरंगों के समान, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं।
अब गौर करना है, बहुत अच्छी बात बताया है कि पी तरंगे ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैसीय पदार्थ में भी चल सकती हैं। ठीक है, तो पी तरंगे तीनों में चलती हैं। और ये कैसे होती हैं? ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं हैं ये, पी तरंगे ध्वनि तरंग नहीं है, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। जैसे आपको पता होगा कि ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि जो होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में उससे थोड़ा कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि तरंगे तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इस समझ में आया नहीं आया? तो कभी देखा होगा बादल जब गरजता है तो पहले प्रकाश हमें दिखाई देता है, ध्वनि तरंगे बाद में हमें आती हैं। क्यों? कि प्रकाश जो होता है निर्वात में बहुत तेज चलता है, उसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो गैस में सबसे तेज चलता है और ध्वनि तरंगे ठोस में सबसे तेज चलती हैं। इसीलिए हमें देखा होगा जब बादल चमकता है तो पहले हमें बादल जब टकराता है तो पहले हमें बादल चमकने की आवाज़ आती है, बाद में हमें क्या आती है? उसकी आवाज़ आती है। ठीक है ना? तो ध्वनि तरंगे तीनों माध्यम में चल सकती हैं। अब क्या है? अगला क्या है? कौन तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे या द्वितीय तरंगे, इन्हें हम सेकेंडरी तरंग बोलते हैं या एस तरंगे बोलते हैं। ये सेकेंडरी से ही लिया गया है। सेकेंडरी तरंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं, और जब पी तरंगों के बाद उत्पन्न होंगी तभी हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ दिया है, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है। अब समझ में आ गया? जैसे मैंने बताया प्रकाश केवल किस में चल सकता है? ठोस में नहीं चल सकता है, प्रकाश केवल गैस में चलता है। उसी तरह से ये एस तरंगे हैं, ये केवल ठोस में चलती हैं। बात समझ में आया? केवल एक माध्यम में, जैसे प्रकाश एक माध्यम में चलता है वैसे ही एस तरंगे भी एक ही माध्यम में चलती हैं। ये द्रव अवस्था और गैस अवस्था में नहीं चल पाती हैं। तो वो तुलना की गई है। ये मत समझना कि एस तरंगे प्रकाश तरंगे हैं, ये नहीं है, ये उसी के समान है। जैसे ये प्रकाश तरंगे चलती हैं वैसे ये भी चलती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। इन्हें द्वितीय या गौड़ तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। ये किसके बाद उत्पन्न होती हैं? प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड होती है। देखो उसकी चाल कितनी थी? 8 से 14, इसकी कितनी है? 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कम हुई कि नहीं हुई? ये तरंगे केवल ठोस में चलती हैं। ये तरंगे कहाँ चलती हैं? केवल ठोस अवस्था में चलती हैं और कहीं नहीं चलती हैं। ये तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ द्रव होता है, तो द्रव में ये तरंगे नहीं चल पाती हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंग भी केवल निर्वात में चलती हैं जो है और कहीं नहीं चलती हैं, तो वैसे ही ये तरंगे भी हैं जो केवल ठोस अवस्था में चलती हैं, उसी के समान चलती हैं और इसमें द्रव और गैस में जाती है, ये लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और हमेशा प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं, ये भी याद रखना। अब आते हैं एस तरंगे। अब यहाँ ध्यान देना सब लोग, ये पृथ्वी है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये धरातल है। धरातल पर जब प्लेटें टकराती हैं तो सबसे पहले पी तरंग उत्पन्न होती है, तो पी हमेशा नीचे की ओर आएगी। एस तरंगे ऐसे जाएंगी धरातल के ऊपर और एल तरंगे ऊपर आती हैं। तो एल तरंगों से ही नुकसान होता है, तो इनको हम लॉन्ग वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव बोलते हैं या सरफेस तरंगे बोलते हैं। ठीक है, ये सरफेस पे चलती हैं, इसलिए इनको हम लॉन्ग धरातलीय तरंगे बोलते हैं या एल तरंगे। यही धरातल पे आकर के और यही नुकसान करती हैं। सबसे अधिक कोई नुकसान करता है तो एल तरंगे ही नुकसान करती हैं और कोई तरंगे नुकसान नहीं करती हैं। ठीक है ना? तो पी तरंगे जो होती हैं, ये पी तरंगों की खोज लब नामक एक विद्वान ने की थी। इसीलिए ये धरातलीय तरंग एल तरंगों को लब वेव भी बोला जाता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना कि धरातलीय तरंगों को लब वेव भी बोलते हैं। लब मतलब प्यार वाला लब। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, LOVE लव। ठीक है ना, प्यार वाला जो लव होता है वही लव। तो ये जो है प्यार बहुत करती हैं आदमी से और आके मार देती हैं। ठीक है ना, तो सबसे नुकसान इन्हीं तरंगों से होता है। ठीक है ना, ये देखना ध्यान से। ये तरंगे अधिकेंद्र एपी सेंटर पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। सबसे पहले पी, फिर एस, फिर एल।
ठीक है, बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि इनका वेग क्या है, कम होता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और इस तरंग को भ्रमण पूरी पृथ्वी पर धरातल पर करना होता है। यही तरंगे पूरे पृथ्वी पर धरातल क्या करती हैं, सफर करती हैं, इसीलिए इनको हम लंबी तरंगे या लॉन्ग वेव भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी पर धरातल पर सफर करती हैं, इसीलिए। ठीक है, ये तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं, ये भी बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि जितना भी भूकंप आता है उसके पीछे जिम्मेदार कौन तरंगे होती हैं, यही एल तरंगे होती हैं, और कोई तरंगे जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है ना। अब आते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है और ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। लेकिन समझना क्या है, कैसे, ध्यान देना, ये जहाँ पर भूकंप आया वो केंद्र यह है, तो पी तरंगे देखो ये नीचे की ओर आई हैं, और देखो ठोस में इनकी गति तेज हो गई है और द्रव में इनकी गति धीमी हो गई है, तो ये पी तरंगे हो गई। अभी और पी तरंगे यहाँ आई तो ऐसे ही ठोस में निकल गई, ऐसे ही, और इन क्षेत्रों में आकर के फैल गई। लेकिन इन जहाँ कोर्स ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पी तरंगे नहीं पहुँच पाती। ये समझ में आपको अगर आए तो आए, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको केवल समझाने के लिए दिया गया है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब मेंस की क्लास होगी वहाँ पे डिटेल से इसको बताया जाएगा। ठीक है, अभी क्यों इतना समझना है कि पी तरंगे चलती हैं तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं, ये वही बताया गया है। ठीक है, और जो एस तरंगे होती हैं वो केवल कहाँ चलती हैं, धरातल पर ठोस पे चलती हैं, इसीलिए ये कोर के नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसीलिए जब कोर के नहीं पहुँच पाएंगे तो इस तरफ भी नहीं आएंगी, तो कोर रोक लेता है, तो इसीलिए ये तरंगों का छाया क्षेत्र ये होता है। इस तरंगे यहाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये वही समझाया गया है। तो जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या होगा, पी तरंगे उत्पन्न होंगी। सबसे पहले कौन तरंगे उत्पन्न होगी, तो सबसे पहले पी तरंगे उत्पन्न होंगी, फिर एस तरंगे और फिर एल तरंगे। ठीक है, तीनों दिशा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, भूकंपों की माप कैसे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। भूकंपों की माप जो होती है वो 3 तरीके से की जाती है, ये उसी को समझाया गया है। ठीक है, पहला है राशि फोरेल स्केल। राशि और फोरेल अलग अलग विद्वान थे, उन्होंने इसकी भूकंप की गहनता की खोज की थी, जो एंटीसिटी। अगर कभी भूकंप की गहनता की माप की जाती है कि भूकंप की गहनता मतलब कितनी हो, कितना नुकसान हो सकता है, क्या हुआ है, तो हम इसी स्केल का प्रयोग करते हैं। तो जानना जरूरी है कि भूकंप को मापने के लिए कौन कौन सा स्केल ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है, तब हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भूकंपीय गहनता मापने के लिए अगर हम बात करें तो राशि या फोरेल स्केल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल 1902 में मार्केली ने इसकी खोज की थी। इससे भी भूकंप का मापन किया जाता है, लेकिन इससे भी अभी ज़्यादा सटीक नहीं आ पाता है, लेकिन मापा जाता है ये। और तीसरा क्या है, रिएक्टर स्केल, जिसकी हम लोग गणना करते हैं, जिसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। इसकी खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो इससे आधी और सबसे अधिक भूकंप की माप किससे की जाती है, तो सबसे अधिक भूकंप की माप जो है वो रिएक्टर स्केल से ही की जाती है। ठीक है ना, ये भी याद रहेगा आपको। तो सबसे अधिक माप जो होती है वो इसी रिएक्टर से की जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भूकंपों का वितरण। हमारी पृथ्वी भूकंप के वितरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान देना। विश्व में भूकंप क्षेत्रों के वितरण का संबंध भूपटल के कमजोर और अव्यवस्थित भागों से है। भूकंप के ऐसे क्षेत्र प्रायः विवर्तन की घटनाओं जैसा प्लेट के किनारों के सहारे, भ्रंशों के सहारे वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, तो भूकंप कहाँ आता है, जहाँ प्लेटों के किनारे हो या कोई भ्रंश हो, कोई फ्रंट होता है, या भूकंप ऐसे क्षेत्र होते हैं वहीं पे भूकंप आते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर 3 क्षेत्र हैं जहाँ भूकंप आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं। तो उपयुक्त क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पृथ्वी में भूकंप की अधोलिखित पेटियों का निर्धारण किया गया है। 3 पेटियां हैं जहाँ भूकंप आते हैं। तो सबसे पहली पेटी कौन सी है बेटा, प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर में क्या है कि वहाँ पर स्थल और सागर
दोनों तरह की पेटियां पाई जाती हैं, इसीलिए वहाँ पर भूकंप क्या होते हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र यही होता है, प्रशांत महासागरीय पेटी। अभी दिखाऊंगा आपको मैप में, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी है, यहाँ पर समस्त ग्लोब का 63% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। क्या, सागर और स्थल का नितल बिंदु है, मिलन बिंदु है। यहाँ सागर और स्थल आपस में मिलते हैं और अलग अलग प्लेटें होती हैं, तो इसलिए यहाँ भूकंप आते हैं। दूसरा, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र। दूसरा क्या है, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र होता है, तो यहाँ भी भूकंप आते हैं। फिर ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है, ये भी ज्वालामुखी क्षेत्र है यहाँ पे, इसलिए भूकंप आते हैं। और विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण होता है, यहाँ पे विनाशी प्लेट आपस में मिलती हैं, इसीलिए यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें प्रशांत महासागर के चारों ओर समुद्र तटीय भाग जैसे चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों में भूकंप की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देखो अब ये मैप बना है, ये मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, जो ये वाला क्षेत्र है ये भूकंप का क्षेत्र है, जो मैं आपको बना रहा हूँ इस समय, ये वाला देखो, ये फिलीपींस, जापान यहाँ पे है कि नहीं है, न्यूजीलैंड है, तो ये वाला प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो गया। ये देखो प्रशांत प्लेट भी है और यह भी प्रशांत प्लेट है, तो पृथ्वी गोल है, तो इसलिए गोल है ना, तो इसलिए पूरा, तो ये पूरा चक्कर और ये पूरा चक्कर, तो अगर हम करें तो पूरा चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये पूरा देखो भूकंप का क्षेत्र है कि नहीं है, ये पूरा भूकंप का क्षेत्र है। यहाँ भूकंप बहुत बड़े बड़े आते हैं, ये वही दिया 63% भूकंप भी आते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रशांत महासागरीय मेखला कहते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा क्या है, मध्य महासागरीय पेटी या यूरेशिया महाद्वीप के मध्य महासागरीय पेटी क्या है कि पृथ्वी के मध्य में होगा कहीं पे। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, तो यह यूरेशिया महाद्वीप के बीच वलित पर्वत श्रेणियों के सहारे पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हैं। ठीक है, इसमें हिमालय भी हमारा आ जाएगा, म्यांमार भी आ जाएगा और यूरोप तक के क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना, पेरिनीज, अल्पाइन, काकेसस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इसी मेखला में आती हैं। यहाँ बहुधा मध्य भ्रंश और संतुलन की क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। 21% भूकंप इन क्षेत्रों में आते हैं, हिमालय क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है ना, तो भारतीय, जो यहाँ लिखा है भारत की भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में शामिल किया गया है। तो एग्जाम में से आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जो भूकंपीय पेटी है वो विश्व में किस क्षेत्र में आती है, तो मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत ही वो शामिल है। ठीक है ना, इसके बाद ये देखिए मध्य महासागरीय पेटी कहाँ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मध्य महासागरीय पेटी, जो गोला गोला बना रहा हूँ यही है मध्य महासागरीय पेटी। तो यहाँ भी वलित पर्वत हैं और यहाँ भूकंप आते हैं। तो भारत देखो उसमें आया कि नहीं आया, ठीक है ना, भारत भी इसमें आ गया। ठीक है ना, अब तीसरी पेटी की बात कर लेते हैं। तीसरी पेटी मध्य अटलांटिक पेटी। यह भूकंपीय पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण, जब प्लेटें दूर भागती हैं, मैंने बताया था ना, जब प्लेटें दूर भागती हैं तो उसे अपसरण कहते हैं, के कारण रूपांतरण, भ्रंश के निर्माण और दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह मेखला उत्तर में शिष्ट बार्जेन और आइसलैंड के से प्रारंभ होकर के दक्षिण बोबेट द्वीप तक जाती है। इस पेटी में सर्वाधिक भूकंप भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के पास आते हैं। ठीक है, और ये पेटी ये है, ये वाली पेटी, इसमें भूकंप आते हैं, ये वाली। ठीक है, तो 3 पेटियां हो गई, एक प्रशांत पेटी, एक मध्य अटलांटिक, ये मध्य जो है क्या कहते हैं, मध्य वर्ती पेटी है ये मध्य। ठीक है, ये दूसरा क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, ये वाला है मध्य अटलांटिक पेटी का, जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यही 3 क्षेत्र हैं जहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं और उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है ना, इससे चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहें और भूलें ना आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, भूकंप क्षेत्रों का नवीन वर्गीकरण किया गया है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण कहाँ कहाँ किया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे केवल ये पूछते हैं कि भारत में भूकंप जो है कितने जोन होते हैं भूकंप के, तो पहले भूकंप के 5 जोन होते थे। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, पहले भूकंप के 5 जोन होते थे और अब भूकंप के 4 जोन होते हैं। तब जो भूकंप के 5 जोन होते थे उनको हम इस अक्षर से करते थे, A1, 1, 2, 1, 3
इसके बाद 4, इसके बाद 5। इसी रोमन अक्षर से हम जो है भूकंपीय केंद्रों की पहचान करते थे। ये बात आप याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि भारत में भूकंप जोन का निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि कौन करता है। तो आप लोग क्या बता दोगे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करता है, कोई कह देगा इसरो करता है, कोई कह देगा कुछ करता है, लेकिन नहीं। तो भूकंपीय जो क्षेत्रों का नवीन वर्गीकरण किया गया है या भूकंप का जो क्षेत्र का निर्धारण करता है वो कौन करता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, यही वो करती है, ठीक है ना। द्वारा देश के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को पूर्व के 5 भूकंपीय क्षेत्रों के स्थान पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब ध्यान से समझना सभी। जब भूकंप क्षेत्र का निर्धारण किया गया था तो 5 क्षेत्र थे। कितने क्षेत्र थे बेटा? 5 क्षेत्र थे। लेकिन आज वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। और क्या लिख रहा है, यह नया वर्गीकरण संशोधित मार्केली पैमाने पर आधारित है। मैंने अभी बताया था मार्केली वाला, तो मार्केली पैमाने पर हमारे यहाँ भूकंप क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। और वो कितने क्षेत्र हो गए बेटा? 4 भूकंपीय क्षेत्र हो गए, 4 जोन हो गया है। अब 5 जोन नहीं है। तो पहले 5 जोन था, अब किस जोन को हटाया गया? तो पहले वाले जोन को हटा दिया गया। देखो लिखा है, देश के नए भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र में भूकंप नंबर 1 क्षेत्र को समाप्त किया गया और अब केवल 2, 3, 4 और 5 भूकंपीय क्षेत्र हैं। याद रहेगा, देखो यहाँ दिया भी है। तो अब 1 हटा दिया गया तो 2, अब 2 को 1 मान लिया गया। यही तो बताना था मुझे, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ देखना, जो नंबर 2 है वो नंबर 1 हो गया, नंबर 3 नंबर 2 हो गया, नंबर 4 नंबर 3 हो गया और नंबर 5 नंबर 4 हो गया। अब याद रहेगा। तो हमारा भूकंप क्षेत्र 4 हैं। अगर कहीं ये दिया हो ये 5 नंबर है, इसको मत समझना कि 5 नंबर भूकंप जोन है। कभी भी एग्जाम में आ जाए भारत में भूकंपीय जोन कितने हैं, तो 4 भूकंपीय जोन है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना, भूलना मत बिल्कुल भी, याद रहेगा, ठीक है। तो भूकंप, अब यहाँ ये बात बहुत याद रखना कि जैसे फिर से बता देता हूँ कि भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण कौन करता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो। किस आधार पर? मार्केली द्वारा। पहले कितने थे? 5, अब कितने हैं? 4। 4 भूकंप जोन जो है भारत में कौन समाप्त किया गया? 1 नंबर। तो बचा कौन? 2, 3, 4, 5। याद रहेगा। अब ये देखो, भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है भारत में? तो जो 4 नंबर वाला है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ अत्यधिक भूकंप आते हैं, 9 या उससे अधिक आते हैं, ठीक है। यहाँ अति तीव्र आते हैं और सबसे कम कहाँ आते हैं? 2 में आते हैं, कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। और जोन 3 में मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मार्केली mm पैमाने पर है, यहाँ 6 से कम आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं और यहाँ पर 9 आते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक भूकंप, सबसे कम भूकंप कहाँ आता है? देश का 46% भाग। और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? देखो यहाँ दिया है, उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ कारण, उत्तरी बिहार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो क्षेत्र है सबसे खतरनाक जोन 5 नंबर, जो 4 नंबर वाला है वो। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप किस जोन में आते हैं, तो 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाले जोन में आते हैं, जिसको 5 से इंगित किया जाता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर वाला जो जोन बना है उसी सबसे अधिक भूकंप आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे, उसके बाद 2 नंबर पे कौन आते हैं? 3 नंबर वाले पे, फिर 2 नंबर वाले पे और सबसे फिर 1 नंबर वाले पे। तो सबसे कम भूकंप जो होता है यहीं पे आते हैं और सबसे ज़्यादा भूकंप वहाँ आते हैं। तो ये आपको मैप में दिखाया, ये आपको एक डायग्राम बना के दिखा दिया गया है और ये बना है मैप, ठीक है, ये मैप बना है। देखो जो ग्रीन है वो कहाँ कहाँ पे है, देखो पूरा इन क्षेत्रों में ग्रीन है और इन क्षेत्रों में भूकंप सबसे कम आते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद जोन नंबर 2 पीला वाला जो है, ये पीला वाला है, देखो पीला दिख रहा है, यहाँ पे भूकंप सब आते हैं। इसके बाद पीला के बाद में अगला जो कलर है वो डार्क जो पीला है, जो येलो है, डार्क येलो है, उसमें देखो ये सब आते हैं, जम्मू कश्मीर और ये देखो पंजाब, दिल्ली भी इसी में आता है। दिल्ली हमारे यहाँ
थर्ड जोन में आता है, ये बात याद रखना, थर्ड जोन में आता है दिल्ली, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ जोन कौन कौन सा है, देखो यहाँ बना दिया गया है। फोर्थ जोन दक्षिण में नहीं है, फोर्थ जोन कहाँ है, उत्तर में है। तो जैसे देखो कचकरण, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम और बिहार, उत्तरी बिहार, और ये देखो ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये पूरा मैप समझाने का प्रयास किया गया है जिससे समझ में आपको चीज़ें आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। ये वही समझाया गया है, ठीक है। तो याद रखना भूकंप के जोन कितने हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो भूकंप के जोन हमारे यहाँ 5 थे, अब 4 भूकंप जोन है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक वाला हटा दिया गया है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम बात अगर आगे करें, ठीक है, अब बात अगर हम आगे करें भूकंप जोन की बात करें, तो भूकंप जोन के अलावा अब भूकंप का प्रभाव देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, भूकंप का प्रभाव देखेंगे कि भूकंप कितने का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ठीक है। भूकंप का प्रभाव क्या हो सकता है ये देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखना अंडमान निकोबार भी देखो, यहाँ पे पूरा रेड था ना, ये भी बताना भूल गया था, अंडमान निकोबार भी है, तो यहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं भूकंप के प्रभाव, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भूकंप का प्रभाव सदैव विनाशकारी होता है। भूकंप के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में कभी कभी अत्यधिक मात्रा में रेत बाहर आ जाती है, जिससे इस रेत से बांध बन जाते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अपवाह तंत्र का भी उल्लेख परिवर्तित हो जाता है। नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं। भूकंप आने से नदियां क्या करती हैं, अपना मार्ग बदल देती हैं, ठीक है ना। नदियों के मार्ग बदल जाने से बाढ़ आ जाती है। जलापूर्ति से संबंधित वितरण संपर्क टूट जाता है। जलाशय टूटने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ये सब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कभी कभी साधारण भूकंप की आपदा बन जाते हैं या पर्यावरणीय प्रक्रमों, भूस्खलन और बाढ़ आदि लाने में योगदान करते हैं, ठीक है ना। देखिए चीज़ यहाँ पे बताई गई है भूकंप का जो है कैसे कैसे आता है और क्या कारण पड़ते हैं। भूकंपों के कारण नगरों में व्यापक स्तर पर जनधन की हानि होती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ जनघनत्व प्राय अधिक रहता है। उदाहरण के लिए गुजरात में 2001 में जब भूकंप आया था तो भुज भूकंप के कारण भुज, अंजार और भचाऊ जैसे पूर्णतः नष्ट हो गए थे। पूरा क्षेत्र 2011 में नष्ट हो गए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आया था, तो उसमें लगा कि पता नहीं कच्छ दोबारा खड़ा हो पाएगा नहीं खड़ा हो पाएगा, लेकिन आज देखो दोबारा हमने क्या हुआ, खड़ा हो गए दोबारा। हमारे यहाँ आपदाओं को बचाने की तैयारी भी की जाती है। आपदा कैसे बचाया जाए उसकी हम लोग व्यापक चर्चा करते हैं, ठीक है। व्यापक हम लोग हमारे यहाँ सब टीम बनाई जाती है जिससे भूकंप के क्षेत्रों के लोगों को बचाया जा सके, ठीक है ना। इसके बाद में देखो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाता है तथा भारी मात्रा में चट्टानी मलबा नीचे आ गिरता है। हिमानियों के फटने से सुंदर क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटना हो जाती है। तो भूकंप आने से भूस्खलन भी होता है और हिमस्खलन भी होता है। देखा होगा हिमस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो है पूरा पहाड़ ही बर्फ के नीचे गिरने लगता है, तो उसमें लोग दब के मर जाते हैं। तो भूकंप आता है तो इसीलिए हिमालय में जब लोग जाते हैं पर्वतों पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको रोका जाता है कि आप ऊपर ना जाएं, ठीक है। लेकिन लोग फिर भी चले जाते हैं और भूकंप आता है तो इसीलिए बर्फ गिरती है और लोग मर जाते हैं। भूकंप का मानवीय जीवन और जीव जंतुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, रेल टूट जाते हैं, रेल पटरियां, हवाई पट्टियां फट जाती हैं, ठीक है। आधारभूत सेवाओं को नष्ट करने के कारण परिवहन और संचार प्रणाली प्रभावित हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसपोर्टर आदि संयंत्र जो है बंद हो जाते हैं। जैसे कहीं भूकंप आ गया तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो नष्ट हो गए, बिजली आना बंद हो जाएगी, सेवाएं ठप हो जाती है, फोन सेवा ठप हो जाती है, टावर गिर जाते हैं तो फोन सेवा ठप हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं। भूकंप से कभी कभी नगर और गांव पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, हजारों लोगों को मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये उदाहरण दिया गया है कहाँ कहाँ। तो उदाहरण जब हम देते हैं तो हमें चीज़ें क्या हो जाती हैं आसान। जैसे हमारे यहाँ क्या है 1993 में एक लातूर कहाँ है महाराष्ट्र में भूकंप आया था, जहाँ 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2011 में जापान में 9.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, इससे 21,000 लोग मर गए, ठीक है। 2016 में दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में भूकंप आया था, 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, जबकि 6,000 लोग घायल हो गए। तो ये उदाहरण भी हमें वहाँ देना पड़ता है कि जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए हमारा काफ़ी मजबूत हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अब बात करते हैं भूकंप संबंधी सावधानियां कि भूकंप के लिए हम क्या क्या सावधानी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक घरेलू आपातकालीन योजना तैयार करें,
भूकंप आने से पूर्व, भूकंप आने से पूर्व तैयारी, भूकंप आने के दौरान तैयारी और भूकंप आने के पश्चात तैयारी, 3 तरह से तैयारी कर लेंगे तो भूकंप संबंधी हम भूकंप से बच सकते हैं। लेकिन देखा होगा जब हमारे दिल्ली उल्ली में भूकंप आता है तो हम लोग क्या होता है, घर से तुरंत भागते हैं। तो घर से अगर तुरंत भागते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो कभी भूकंप आए तो घर से भागा नहीं जाता है, सबसे पहले सर को बचाया जाता है, ठीक है। जब हमारा सर बचा रहेगा तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएगा तो जोड़ जाएगा, लेकिन अगर सर फट गया तो सीधे क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भूकंप संबंधी सावधानियां जानना बहुत जरूरी होता है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन में ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो भूकंप के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अपने घर पर, कार्यस्थल या स्कूल आदि में सुरक्षित स्थानों की पहचान करें। जब भूकंप आए तो आप सीधे वहीं जाकर के खड़े हो जाए, जैसे भूकंप आता है तो आप जाके पार्क में खड़े हो जाएं, ठीक है। घर की नींवों की सुरक्षा जांच हेतु विशेषज्ञों की सलाह लें। जो घर की नींव होते हैं उनको समय समय पर चेक कराना चाहिए कि क्या इसमें कोई कमी तो नहीं। अगर कमी हो तो पिलर दोबारा डाले जाएं, या कोई और कमी हो तो इस सब की विशेषज्ञ जांच कराई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कम होता है। जापान में ये ज़्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि जापान में भूकंप ज़्यादा आता है, जापान में, फिलीपींस में। और वहाँ के लोग आपको बता देते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ के लोग हेलमेट लगा के सोते हैं। बच्चे से लेकर के सब लोग हेलमेट लगा के सोते हैं, क्योंकि अगर भूकंप आएगा तो सर बचा रहेगा तो हम जो है जिंदा रहेंगे, ठीक है। और लकड़ी के घर बनाते हैं वहाँ के लोग, रबड़ के घर बनाते हैं, जिससे गिरे तो नुकसान ना होने पाए, ठीक है। वो देखो यहाँ पे लिखा है, भारी फर्नीचर को फर्श और दीवार से मजबूती से जोड़ कर रखें, कि जिससे वो अगर गिरे तो फिर हमारे ऊपर न गिरने पाए। घर निर्माण से पूर्व योग्य विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। ये सब क्या है, भूकंप आने से पहले की तैयारी है, ठीक है। भारत में क्या किया गया, भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरणीय संगठन द्वारा दिल्ली मेट्रो में भूकंप चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली में 5 सेंसर शामिल हैं, जो मुंडका बोटेनिकल गार्डन, होंडा सिटी सेंटर, दिल्ली मेट्रो और फरीदाबाद में आधारित हैं। तो क्योंकि दिल्ली में भूकंप जोन बहुत बड़ा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में, मेट्रो वाले क्षेत्रों में भूकंप प्रणाली लगाई गई है कि अगर भूकंप आए तो अलार्म बज जाए और लोगों को तेजी से निकाला जा सके। ये क्या है, आपदा पूर्व तैयारी है, तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ये देखिए, आपदा आने के समय क्या कर सकते हैं, सावधानियां। यदि आप भवन के अंदर हैं तो कुछ कदमों से अधिक न चलें। भूकंप कंपन रुकने तक घर के अंदर ही रहें और तब तक बाहर न निकलें जब तक यह सुनिश्चित न कर लें कि ऐसा करना सुरक्षित है। जब कभी भी कंपन आए तो आप लोग घर से मत भागें, उस समय अपने सर को बचाएं, कहीं मेज के नीचे, खटिया के नीचे, चारपाई के नीचे घुस जाएं, और जब कंपन खत्म हो जाए तुरंत वहां से निकल के और सुरक्षित स्थान पर आकर के खड़े हो जाएं, जहां पेड़ ना हो, जहां लाइट के खंभे ना हो, ठीक है। बाहर जाने होने की दशा में इमारतों, पेड़ों और बिजली की लाइनों से यथासंभव दूरी बनाए रखें, क्योंकि वही सब आपके ऊपर आके गिर सकता है ना। पता लगा आप घर से तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन बाहर गए बिजली खंभा ही गिर गया तो क्या होगा, फिर नुकसान होगा ना। फिर वाहन चलाते समय, भूकंप के समय किसी खुली जगह पर जाएं, वहीं रुकें। उन पुलों और ढालों पर ना जाएं जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, भूकंप आए तो आप थोड़ा देर के लिए रुक जाएं और खुले स्थान पे रुकें और वहीं पे थोड़ी देर बैठे नहीं, ठीक है। और जब भूकंप आए तब भूकंप थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ें। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जब कभी भूकंप आए तो जब आप घर से बाहर जाते हैं तो कम से कम आधे घंटे घर के बाहर ही रहिए, अंदर मत आइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भूकंप रिवर्स कर देता है तुरंत। जब भूकंप रिवर्स करता है तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। भूकंप जो वहाँ कच्छ में यही हुआ था, जब कच्छ में भूकंप आया था तो कच्छ के लोग जो है क्या कर रहे थे कि मस्ती कर रहे। एक बार भूकंप आया तो सोचा अरे तो आता रहता है, कोई बात नहीं, और आराम से जो है घर के बाहर घूम रहे थे, घर के अंदर ही चले आए। 10 मिनट बाद दोबारा आया और उठा के पलट दिया, सब घर में दब के मर गए। बात समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है कि भूकंप कभी आए तो आप घर के बाहर निकल जाएं और कुछ देर घर के बाहर ही रहें, आधा घंटा बाद लौट के आए, तुरंत लौट के ना आए। लेकिन कुछ लोगों को खुजली रहती है और तुरंत घर लौट आते हैं, पता नहीं घर में क्या है, वो ये वाईफाई लगा हुआ है, मोबाइल देखना है, वाईफाई अगर नहीं चलेगा और यूज नहीं करेंगे तो पैसा बर्बाद जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को वाईफाई इसीलिए बहाने चलता रहता है कि अरे अगर बंद कर देंगे तो पैसा फालतू जाएगा ना भाई, समझ में आया। तो ये दिमाग में नहीं रखना है, पहले भूकंप आए अपने आप को बचाओ, वाईफाई बचे रहोगे फिर यूज कर लोगे, जब नहीं बचोगे क्या भगवान क्या यूज करोगे क्या वहां जाके, ठीक है। तो इसीलिए जो है
आप लोग कभी भी भूकंप आए तो आधा घंटा बाहर ही रहें और उसके बाद घर पे लौट के आएं, ठीक है ना, ये काम जरूर करें। समुद्र तटीय क्षेत्रों में यदि हैं तो किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाने की कोशिश करें ताकि भूकंप जनित सुनामी से बचाव हो सके। अगर आप जो है समुद्र किनारे हैं तो सुनामी आ सकती है, सुनामी कल सुनामी के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, तो समुद्र तटीय क्षेत्र में सुनामी भी आ सकती है। तो सुनामी जब आएगी तो क्या होगा, तो वहाँ पे आप लोग तटीय क्षेत्रों में है, मान लो तटीय क्षेत्र में आप बालू पे लौट रहे हैं, जाते हैं ना लोग बालू पे लौटने के लिए, अब बालू पे लौट रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि जो है आप तो हाफ पैंट में लौट रहे हैं बालू पे नंग धड़ंग होकर के, अब उधर से भूकंप आया, पता नहीं चला आपको, अगवा सुनामी आएगी और आपको लपेट के लेके चली गई, ठीक है, तो आप कहाँ लेटेंगे जाके, भगवान के यहाँ, वहाँ नरक में, स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, नरक में ही लेटेंगे जाके वहाँ। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जो है ऐसे क्षेत्रों का बचाव करें और जानें और लोगों को भी समझाएं कि ऐसे क्षेत्र ऐसे जगहों पर ना जाए, ठीक है। इसके बाद भूकंप आने के बाद क्या करें, तो रेडियो आदि पर स्थानीय प्रसारण केंद्रों द्वारा प्रसारित की जाने वाली आपात सूचनाओं के विषय में ध्यान से सुने, ठीक है। सरकार इसके बाद अनाउंस करती है कि क्या करे क्या ना करे, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। यदि चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करें और दूसरों की सहायता भी करें, ठीक है। आग लगने की घटनाओं के प्रति सावधान रहें। जब भूकंप आता है कभी कभी, तो भूकंप जब गिरता है, भूकंप आता है तो गैस सिलेंडर और सिलेंडर क्या होते हैं, फट जाते हैं, और जब गैस सिलेंडर फट जाते हैं तो तो क्या होता है, आग लग जाती है, तो उससे भी बहुत लोग मर जाते हैं, नुकसान होता है। तो ऐसी घटनाओं के प्रति सावधान रहना बेहद जरूरी है। भूकंप के बाद आने वाले अन्य छोटे छोटे आघातों के प्रति सचेत रहें। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। पता कर लिफ्ट से जा रहे हो, टूट जाए लिफ्ट या कुछ हो जाए, कहीं बीच में रुक जाए तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। यदि क्षतिग्रस्त भवनों में है तो शीघ्र बाहर आने का प्रयत्न करें। अगर मान लो छत आपका कोई क्षतिग्रस्त घर है जो टूट सकता है, तो आप जो है क्या करें, तुरंत वहां से निकल के और भागें, ठीक है, बाहर आके अपना रहें, उस घर में ना जाए क्योंकि छत कमजोर है, गिर सकती है। घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों की जांच करें ताकि आग लगने की घटनाओं से बचा जा सके, जो मैंने आपसे बताया। तो कई लोग इसी से मर जाते हैं, गैस लीक हो जाती है और आग लग जाती है, या घर में जो है लाइट नहीं कटी है तो तार शॉर्ट कर जाता है, उससे भी आग लग जाती है, तो उससे भी कई लोग मर जाते हैं, ठीक है। बिजली के फ्यूज बॉक्स से बिजली बंद कर दें ताकि संभावित क्षति से बचा जा सके। वही मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, भूकंप कभी भी आए तो इन सब क्षेत्रों से कैसे बचा जाए, ठीक है। और मैंने आपको भूकंप के बारे में बता दिया। अब भूकंप से ही सुनामी आती है, इसकी चर्चा कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको, आपका PDF मिल जाएगा, आप लोग इसको पढ़ना, भूकंप क्षेत्रों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, विश्व में ज़्यादा कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, भूकंप की कितनी तरंगें होती हैं, भूकंप में एपीसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। फिर अंतर्जनित बल क्या होता है, बाह्यजनित बल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। तो ये सब चीज़ें आप जब जाने रहेंगे ऑल ओवर, तो आपको चीज़ें क्या होंगी, आसान लगेंगी। आपका काम क्या है कि आपको PDF मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। बार बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान रहेंगी। तो आप, लॉकडाउन है इस समय और अभी कोचिंग नहीं चल रही है, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई करिए जिससे आपकी पढ़ाई में तारतम्यता टूटने ना पाए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब सही हो जाएगा तो आप जो है फिर अब जब क्लास करेंगे तो ठीक है। लेकिन अभी आपको आज बता दें, आज ही डिसाइड हुआ है कि आपका जो IAS का एग्ज़ाम है वो 5 जून को होगा, ठीक है। तो जब 5 जून को पेपर है तो आप लोग अभी से तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए। और जिनको पेपर देना है, जिनको नहीं देना है, वो इनको अगली बार देना है, उनके लिए तो और अच्छा है कि अभी से ही लगे रहेंगे तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना IAS क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों का आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आज यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं अलग टॉपिक में। कल हम आपको बताएंगे सुनामी कैसे आती है वो बताएंगे, फिर ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। कल ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे, आपको डिटेल से समझाएंगे जिससे चीज़ें आपको समझ में चीज़ें आएँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आज यही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।